हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की मेथोडोलॉजी कंप्लीट की थी। एंड आज हम पढ़ेंगे सैलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम, ठीक है। एंड इसके साथ साथ हम एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे इसकी। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया था, कंप्लीट हो गया, उसके बाद ह्यूमन जीनोम के बारे में हमें क्या पता चला, वो उसके कुछ पॉइंट इसमें दिए गए हैं। सम ऑफ द सैलेंट ऑब्जर्वेशन ड्रॉन फ्रॉम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आर फॉलोज। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो कि ह्यूमन जीनोम के बारे में जो हमें पता चले थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद, ठीक है। जिसमें फर्स्ट है द ह्यूमन जीनोम कंटेन 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स। जो ह्यूमन जीनोम है उसमें कितने बेस पेयर्स पाए जाते हैं? 3164.7 मिलियंस, ठीक है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली कितने हैं? 3 बिलियंस। सेकंड है द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस। जो एवरेज जीन है, इनकी जो जीन है उसमें लगभग कितने बेस पाए जाते हैं? 3000, ठीक है। बट साइज इज वेरी ग्रेटली विद द लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन बीइंग अ डिस्ट्रोफिन एट 2.4 मिलियन बेसिस। तो अब जो ये साइज़ हैं जीन्स के वो वरी करते हैं, इनकी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कुछ जीन्स तो बड़े होती हैं और कुछ जीन क्या होती हैं? छोटी होती हैं। यानी कि जो बड़ी जीन्स हैं उनमें क्या होते हैं? बेसिस ज़्यादा होते हैं, और जो छोटी जीन है उनमें क्या है? जो बेसिस हैं वो कम होंगे, ठीक है। तो अब इनमें क्या है? जो लार्जेस्ट जीन है वो कौन सी है? डीएमडी। डीएमडी। तो जो लार्जेस्ट जीन है वो कौन सी है? डिश्यून मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जीन। अब ये डिश्यून मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जीन क्या करेगा? जो डिस्ट्रॉफी प्रोटीन है उसको बनाएगा, ठीक है। ये इसका काम होता है जीन का, प्रोटीन बनाना। अब ये जो प्रोटीन है ये क्या करता है? जो हार्ट एंड मसल्स में जो मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं ना, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है ये प्रोटीन। अगर जो ये डीएमडी है यानी कि डुशेन मस्कुलर जो डिस्ट्रॉफी जीन है, अगर इसमें कोई म्यूटेशन हो जाए या फिर कोई चेंज हो जाए तो फिर क्या होगा? जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है वो भी नहीं बनेगा। अगर वो प्रोटीन नहीं बनेगा तो इसके जो मसल्स हैं उनको, जो हार्ट की मसल्स हैं उनको क्या होगा? प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगी, और फिर उनमें क्या हो जाएगा? वो डेड होने लग जाएंगी, और इसकी वजह से जो हार्ट एंड मसल्स फाइबर्स हैं वो क्या हो जाएंगी? वीक हो जाएंगी, ठीक है। तो फिर मसल डिस्ट्रॉफी की वजह से क्या हो जाएगा कि जो ये मसल्स फाइबर हैं जो प्रोटेक्ट कर रही थी हार्ट और मसल को, वो क्या हो जाएंगी? फिर वीक हो जाएंगी, ठीक है। जिसकी वजह से ये मसल डिस्ट्रॉफी डिजीज़ हो जाती है, जिसको हम एट्रोपी भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो ये लार्जेस्ट जीन है, जो डीएमडी जीन है, उनमें कितने बेस पाए जाते हैं? 2.4 मिलियन बेस। अब ये तो सबसे लार्जेस्ट जीन है डीएमडी। अब इनमें जो स्मॉलेस्ट जीन है वो कौन सा है? तो जो स्मॉलेस्ट जीन है वो है टीडीएफ, यानी कि टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर जीन। ये क्या करता है? इसमें प्रेजेंट होते हैं टोटल 14 बेस पेयर्स, ठीक है। अब जो ये स्मॉलेस्ट टीडीएफ जीन है यानी कि टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर जीन, ये क्या है? स्मॉलेस्ट जीन है, ठीक है, जिसमें कितने होते हैं? 14 बेस पेयर्स पाए जाते हैं। और ये जो जीन है ये किस में पाया जाएगा? वाई क्रोमोसोम पर, ठीक है, जो कि किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? मेल टेस्टिस कैरेक्टर्स के लिए, ठीक है, मेल सेक्स कैरेक्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। कौन सा? टीडीएफ जीन। तो ये जो टीडीएफ जीन है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो वाई क्रोमोसोम पाया जाता है ना, उसमें ये टीडीएफ जीन पाया जाएगा, यानी कि जो मेल सेक्स कैरेक्टर है उसके लिए इम्पॉर्टेंट जीन है। अब नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, द टोटल नंबर ऑफ जीन इज एस्टिमेटेड एट 30,000, मच लोअर देन प्रीवियस एस्टिमेट्स ऑफ 80,000 टू 1,40,000 जीन्स। तो अब जो टोटल नंबर ऑफ जीन जो निकले थे वो कितने थे? जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था उसमें 30,000 ये क्या थे? तो जो ये प्रीवियस सोच थी लोगों की कि जो जीन्स हैं वो ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, पहले सोचते थे 80,000 से 1,40,000 तक जो जीन्स हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आया था उसके बाद पता चला कि जो एस्टिमेट जीन्स हैं वो कितने हैं? 30,000 हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल पीपल्स। और इसमें क्या देखा कि जो 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस है ना, वो तो सभी जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें एग्जैक्टली सेम होते हैं, लेकिन सिर्फ जो 0.1% है वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं पीपल्स में, ठीक है। यानी कि जो 0.1% है उसकी वजह से जो इंडिविजुअल है वो क्या होता है? डिफरेंट दिखता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन्स।
तो इसमें क्या है, जो 50% मतलब जैसे जो डिस्कवर्ड जीन थे ना, उनमें से जो 50% जीन्स थे वो कैसे थे, नॉन फंक्शनल, जिनके जो फंक्शन है वो पता नहीं चला आज तक, जो फंक्शन है उनके वो पता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड फॉर प्रोटीन। इसका क्या मतलब है कि जो 1% लगभग जो जीनोम है वही क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। बाकी के जो 99% है ना, वो क्या करता है, प्रोटीन नहीं बनाता, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, जंक डीएनए या फिर नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, ठीक है। यानी कि सिर्फ जो 1% जो अप्रॉक्सीमेटली जीनोम है वही क्या करता है, इनकी जो कोडिंग सीक्वेंस है वही क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। बाकी जो 99% है वो नॉन कोडिंग होता है, जो प्रोटीन नहीं बनाता है। नेक्स्ट है, रिपीटेड सीक्वेंस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ अ ह्यूमन जीनोम। अब इसका क्या मतलब है कि जो ह्यूमन जीनोम का जो लार्ज पोर्शन है, यानी कि बहुत बड़ा जो पोर्शन है, वो रिपीटेड सीक्वेंसेस से बना है मिलके, ठीक है। यानी कि जो सीक्वेंस है इसमें कैसे हैं, रिपीटेड है। इसको टेंडम रिपीट्स भी बोलते हैं। जैसे ये क्या है, डीएनए का सीक्वेंस है, इसमें क्या है, बेसिस प्रेजेंट है, जैसे TAG, ठीक है, GAC, GAC एंड TGA। अब इसमें क्या हो रहा है, जो रिपीटेड सीक्वेंस है वो रिपीट हो रहा है कोड का। जैसे ये एक कोडॉन क्या है, GAC, यहाँ पे क्या है, GAC, ये क्या है, GAC। तो ये क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो इसी को बोलते हैं रिपीटेड सीक्वेंस। तो जो लार्ज पोर्शन है, इनकी बहुत बड़ा जो पोर्शन है ह्यूमन जीनोम का, वो कैसा है, रिपीटेड सीक्वेंस से मिलके बनाए। अब नेक्स्ट है, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आर स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस दैट आर रिपीटेड मैनी टाइम्स, समटाइम्स हंड्रेड्स टू 1000 टाइम्स, एंड दे आर thought to have a no direct coding function, but they shed light on chromosome structure, dynamics and evolution। अब इसका क्या मतलब है कि जो ये रिपीटेटिव सीक्वेंस है वो कभी कभी 100 से 1000 टाइम से भी रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी तो जो पूरी जीन्स है ना, वो रिपीटेटिव सीक्वेंस से ही मिलके बनी होती है। और जो ये रिपीटेटिव सीक्वेंस है ना, ये प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व नहीं होती हैं, यानी कि इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है प्रोटीन बनाने में, लेकिन ये हेल्प करते हैं जो अदर स्ट्रक्चर्स हैं क्रोमोसोम्स की, उनकी मूवमेंट है, उनको समझने में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये मतलब है कि इनका जो कोडिंग फंक्शन है उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, लेकिन ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर, उसकी डायनामिक्स, यानी कि जो उसकी मूवमेंट है उसको समझने में, उसका एवोल्यूशन को समझने में क्या कर रहे हैं, ये हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्रोमोसोम 1 हैज़ मोस्ट जीन्स 2968 एंड वाई हैज़ द फ्यूएस्ट 231। तो अब जो क्रोमोसोम 1 है वो कैसा है, सबसे बड़ा क्रोमोसोम है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो जीन्स हैं वो पाई जाती हैं, यानी कि 2968 जो जीन्स हैं वो पाई जाती हैं ओनली क्रोमोसोम 1 में। और जो सबसे छोटा है जो क्रोमोसोम है वो कौन सा है, वाई, क्योंकि इसमें सबसे कम जो जीन्स है वो पाई जा रही हैं 231, ठीक है। नेक्स्ट है, साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस वर अ सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस SNPs occurs in ह्यूमन। अब यहाँ हम समझते हैं पॉलीमॉर्फिज्म को, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, जैसे ये दो ह्यूमन बींग्स हैं, उन दोनों का ये क्या है, डीएनए, ठीक है। अब जो ये डीएनए है, इसके जो मान लो ये वाले बेसिस और ये आगे वाले बेसिस तो सेम है दोनों ह्यूमंस में, और मान लो ये लास्ट के भी सेम है, लेकिन जो ये बीच के बेसिस हैं वो कैसे हैं, डिफरेंट, ठीक है। तो यही होता है पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि जो डिफरेंस होता है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में दो इंडिविजुअल्स के बीच, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एनी डिफरेंस इन डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस बिटवीन द इंडिविजुअल्स, ओके। और जो SNP है, यानी कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है, ये क्या होता है, जैसे ये दो ह्यूमन बींग का हम क्या लेते हैं, डीएनए, एक ये है TATTCCTAG, दूसरा हम मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, ATAAGGATC। अब ये दूसरा ह्यूमन लिया हमने, इसमें क्या है, डीएनए के बेसिस प्रेजेंट हैं TATTCCGAG,
ठीक है। इसके कॉम्प्लीमेंट्री ATAAGGCTC। अब TATTCC यहाँ तक तो सेम है, AGAG ये भी सेम है। यहाँ पे डिफरेंट क्या है, TAGC ये क्या हो गया, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि जो पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है वो सिर्फ सिंगल न्यूक्लियोटाइड की वजह से हो रहा है, यानी कि ये सिर्फ ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो बेसिस हैं इनमें चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। अब जो ये साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था 1.4 मिलियंस जो जो लोकेशंस थी वो कैसी थी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन प्रोमाइसेस टू रिवोशनाइज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्रोमोसोमल लोकेशन फॉर डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंस एंड ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री। अब जो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था ये हम बहुत हेल्पफुल रहा था, किस लिए कि जो क्रोमोसोम्स की लोकेशन है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो डिजीज्ड एसोसिएशन सीक्वेंस हैं वो कौन से हैं, ठीक है, उनको पता कर सके ताकि जो डिज़ीज़ है उसको रोका जा सके, ठीक है, उसको सही किया जा सके। इसीलिए जो डिसीज़ एसोसिएटेड सीक्वेंसेस थे उनका पता लगाया जा सकता था, किससे, ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था इसकी वजह से, ठीक है। और जो ह्यूमन की हिस्ट्री है उसको भी समझा जा सकता था, किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया था, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे जो साइलेंट फीचर्स थे वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशंस एंड फ्यूचर चैलेंजेस। अब जो ये HGP था, इससे जो भी इंफॉर्मेशन और नॉलेज हमें मिली थी उसको अब किस तरीके से अप्लाई करना है, यूज़ करना है, वो हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। Deriving meaningful knowledge from the DNA sequences will define research through the coming decades, leading to our understanding of biological systems. तो इसका क्या मतलब है कि जो ह्यूमन जीनोम था उसमें से हमें जो नॉलेज मिलती है उसकी हमें जो मीनिंगफुल नॉलेज है वो लेनी है। इससे क्या बेनिफिट होगा, क्या फ़ायदा होगा कि जो कमिंग डिकेड्स है, यानी कि जो आने वाला टाइम है, आने वाले जो साल हैं, उनमें जो रिसर्चेज होंगी ना वो इस नॉलेज पे डिपेंड होंगी, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो हमें बायोलॉजिकल सिस्टम है उसको हम अच्छी तरह समझ पाएंगे, ठीक है, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। This enormous task will require the expertise and creativity of tens of thousands of scientists from varied disciplines in both the public and private sector worldwide. तो यहाँ जो इनर्मस टास्क है इनकी, ये क्या था, बहुत बड़ा टास्क था। इसमें क्या ज़रूरत थी, रिक्वायरमेंट थी, जो एक्सपर्टाइज और जो साइंटिस्ट थे जो अच्छे उनकी ज़रूरत थी, जिसमें क्या हो, वेरिड डिसिप्लिन्स हो और जो कहाँ से इंटरकनेक्ट हो, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों से, पूरे वर्ल्ड वाइड में, ठीक है। One of the greatest impact of having the HG sequence may well be enabling a radically new approaches to biological researches. अब इसका जो ग्रेट इम्पैक्ट है यानी कि अच्छा जो प्रभाव होगा वो क्या होगा कि जो HGP से आने वाली बायोलॉजिकल रिसर्चेज होंगी उनमें क्या होगा, वो न्यू अप्रोचेस से चलेंगी और बेटर तरीके से हो पाएंगी, ठीक है। ये क्या था, इनका जो गुड इम्पैक्ट था वो देखने के लिए मिला था। In the past, researchers studied one or a few genes at a time. अब पास्ट में क्या होता था कि जो रिसर्चर्स थे, जो साइंटिस्ट थे, वो क्या कर पाते थे, जो जीन्स हैं उन वन या फिर मतलब एक या कुछ ही जीन्स को स्टडी कर पाते थे एक टाइम पर। और विद द होल जीनोम सीक्वेंसेस एंड अ न्यू हाई थ्रूपुट टेक्नोलॉजीज वी पुट अप्रोचेज क्वेश्चन सिस्टमेटिकली एंड ऑन मच ब्रॉडर स्केल। अब यहाँ पे जो हाई थ्रूपुट टेक्नोलॉजीज़ हैं उसका क्या मतलब है, ये ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो क्या करती है, किसी चीज़ को बड़े अमाउंट में यानी कि काफ़ी लार्ज अमाउंट में स्टडी कर सकती हैं। जैसे जो पूरा जीनोम है उसको क्या कर सकती हैं, स्टडी कर सकती हैं, सीक्वेंस कर सकती हैं। और लो थ्रूपुट टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं, वो छोटे स्केल पे यानी कि छोटे अमाउंट में ही जो स्टडी कर पाएँ, ठीक है। और जो इन टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये जो हाई थ्रूपुट टेक्नोलॉजीज़, इनसे हम क्या कर पा रहे हैं कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, उनको क्लियर कर पा रहे हैं, अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं सिस्टमेटिकली, ठीक है। ये किसका फ़ायदा था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का फ़ायदा था इससे। They can study all the genes in a genome, for example, all the transcripts in a particular tissue or organ or tumor, or how tens of thousands of gene and protein work together in interconnected network or orchestrate the chemistry of life.
अब इससे क्या हुआ कि जो ये स्टडी कर पाए जो टोटल जो जीन्स हैं जीनोम के अंदर उनको, जैसे कि ऑल ट्रांसक्रिप्ट इन पर्टिकुलर टिश्यू, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्ट का क्या मतलब है, आरएनएज, ठीक है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है, आरएनए, आरएनए क्या बनाता है फिर प्रोटीन। तो जो आरएनए है वो पर्टिकुलर जो टिश्यू में, ऑर्गन में और ट्यूमर में वो कैसे बहुत सी जीन्स बना लेते हैं और फिर वो जो जीन्स हैं वो इंटरकनेक्ट होके क्या बना रहे हैं, प्रोटीन। तो जो प्रोटीन बन रहा है वो कैसे बन रहा है, इंटरकनेक्टेड यानी कि जुड़ के, ठीक है। और इससे क्या कर पा रहे हैं, वो आगे बैलेंस कर पा रहे हैं, बैलेंस बना पा रहे हैं, ठीक है। तो इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, किसकी वजह से ये इजीली हो पाया, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था उसकी वजह से, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।